हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी इग्नू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो BCS 186 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक शॉट में फुल सिलेबस हमने कवर करने की कोशिश की हुई है। इसको पढ़ने के बाद आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वीडियो आपको पूरा देखना है एंड तक, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं कोशिश करें कि उनको एक बार पढ़ लें सो दैट आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। बाकी हमने पूरा सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है। ये लास्ट मोमेंट में आपको पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारा पहला टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग एक फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन है प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स के साथ, जिनमें हम उन कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, डिलीवरी के बारे में, और अपनी परसुएसिव स्किल्स यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो क्यूरीज को हैंडल करने के लिए। तो ये पर्सनल सेलिंग पे डेफिनेशन का एक क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि जो पर्सनल सेलिंग के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पर्सनल सेलिंग के करेक्टरिस्टिक्स में बायर और सेलर का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। उसके बाद ये एक तरह की डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जिसमें कि जो सेलर है, जो सेल्समैन है, वो बायर के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है। हम अपने प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, वो उसको ख़रीदे। और एक कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड वे में जो है वो पर्सनल सेलिंग होती है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करके यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो सेल्समैन है वो ह्यूमन है। ये जैसे कि जो सेल्समैन है वो बायर के साथ, कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात करता है, तो इसमें जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा रहती है, और कस्टमर का फीडबैक जो है सेम टाइम आपको मिल जाता है, रिस्पांस सेम टाइम मिल जाता है। और अगर एक अच्छे तरह से कस्टमर के साथ बात की जाएगी, प्रेजेंट किया जाएगा, तो कस्टमर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप भी बनती है, जो कि बाद में भी दूसरे प्रोडक्ट बेचने के काम आ सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स प्रोसेस। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम्स में कि व्हाट इज़ द सेल्स प्रोसेस एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेल्स प्रोसेस। तो इसमें जो है वो 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि कई सारे हमारे पास लीड्स होती हैं, कई सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स, मतलब जो ख़रीदने वाले हैं, उनमें से किसके पास कैपेसिटी है कि वो ख़रीद सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी लीड्स हैं उसमें से फ़िल्टर करते हैं कि इसमें से ख़रीदने लायक कौन है, किसके पास पैसे हैं, किसके पास डिज़ायर भी है ख़रीदने की, उसका मन भी है। तो मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो मतलब किस पे आते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। मतलब कि जो जिस कस्टमर के मैक्सिमम चांसेस है ख़रीदने के, उसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। उसके बाद फ़िल्टर करने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम प्रिपेयर करते हैं कस्टमर के, जो फ़िल्टर कर दिया हमने कस्टमर्स, उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके चॉइसेस के बारे में, उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो गैदर करते हैं, सो दैट कि जब हम अपना प्रोडक्ट जब उनको बेचने के लिए जाएँ तो थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड तरीके से जो ऐसी प्रेजेंटेशन बनाएँ कि जो उसको पसंद आए और वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद ले। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है अप्रोचिंग। तो जब हमने ये कस्टमर्स फ़िल्टर कर लिए, प्रोस्पेक्टिव बायर्स फ़िल्टर कर लिए, अपना प्रिपरेशन कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हम अप्रोच करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, जिसमें जो सेल्समैन है वो जाके अपने कस्टमर के साथ मिलता है, प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ मिलता है और उसे फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन करता है। तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन होती है वही जो है वो परमानेंट जो एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं हम, जो है अप्रोचिंग के टाइम पे। जब हम कस्टमर को अप्रोच करेंगे उसके बाद हम उसको अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन। थर्ड है कि जब हमने प्रेजेंटेशन दे दिया तो कस्टमर को कोई डाउट हो सकता है कि कैसा प्रोडक्ट है, इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, तो कोई भी डाउट जो है वो
ऑब्जेक्शंस जो है कस्टमर्स की, वो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में हैंडल करते हैं। जब हमने ऑब्जेक्शन सारी हैंडल कर ली हैं, उनको अच्छे से कस्टमर को रिप्लाई दे दिया है, तो उसके बाद जो है हम सेल क्लोज़ करने के लिए जाते हैं। तो जिस सेल क्लोज़ करने का मतलब है कि हमने उसको प्रोडक्ट जो है वो बेच दिया है और उसका जो बिलिंग वगैरह है वो कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो कस्टमर से फीडबैक लेना, फॉलो अप करना कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, और फ्यूचर में जो है उस कस्टमर को अगर प्रोडक्ट का कोई नया वर्जन आता है या कोई दूसरा प्रोडक्ट भी उसको बेचना है तो हम बेच सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं सेल्स प्रोसेस के, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो इसके एडवांटेजेस में है कि फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है टू वे कम्युनिकेशन है ये कस्टमर के और सेल्समैन के बीच में, जिसमें कि सेल्समैन जो है वो डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ बात करता है। और सेकंड एडवांटेज है कि कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि देन एंड देयर आप जो भी है रिप्लाई कर सकते हैं या जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। जो टारगेट कस्टमर है उसके ऊपर पूरा फोकस आपको उसी पे रहता है, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड रहती है और पर्सनल टेंशन डिटेल प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। सेम टाइम आपको फीडबैक मिल जाएगा और आपको इफेक्टिवनेस भी अपनी प्रेजेंटेशन की पूरी पता चल जाती है। सेम टाइम आप सेल क्लोज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर का टेंशन आपको पूरा मिलता है। और आप एडिशनल टास्क जैसे कि बिलिंग वगैरह है और क्रॉस सेल करना है कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। डिलीवरी के लिए जैसे हेल्प करना है, तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग में। और इसके डिसएडवांटेजेस में होता है कि जो जो सेल्समैन है उसकी सैलरी है, उसके ट्रैवलिंग का खर्चा है और उसके बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा है, ये सब मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो हो जाता है। इसलिए उसमें कॉस्ट जो है वो हाई रहती है पर्सनल सेलिंग में। हाई टर्नओवर का मतलब है कि जैसे कि एम्प्लॉयज़ वगैरह बार बार चेंज होते रहते हैं, तो चेंज होने की वजह से दोबारा ट्रेनिंग कराना, ये सब करने की वजह से जो है वो और भी खर्चा रहता है। और जो कम्युनिकेशन कोई स्टैंडर्डाइज नहीं रहती, क्योंकि हर सेल्समैन का बेचने का तरीका अलग रहता है और हर बंदा जो है अलग से जाके बात करेगा, तो हर बंदे का बात करने का तरीका अलग रहता है। इसलिए कोई स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन नहीं रहती है, जो कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह में जो होता है वो एक पर्टिकुलर आप एडवर्टाइजमेंट बना देते हो, तो वही आप सबको दिखाते हो, तो उसमें एक स्टैंडर्डाइज होता है। बट इसमें जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं है, क्योंकि एक पर्सनल तरीका है, बंदा जो है वो पर्सनली जाके बात करेगा, अपने तरीके से बेचेगा। और जो सेल्समैन है उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं पर्सनल सेलिंग में। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका पेपर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है सेल्समैनशिप। व्हाट इज़ सेल्समैनशिप? सेल्समैनशिप इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय विच अ सेल्समैन कैन सेल हिज गुड्स और सर्विसेज टू अ पर्सन। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस पीपल टू बाय गुड्स। इसका मतलब ये है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोगों को ख़रीदने के लिए उकसाते हैं। तो सेल्समैनशिप का यही डेफिनेशन आपको देना है अगर ये क्वेश्चन में आता है तो। और सेकंड इसके साथ ये भी आ सकता है कि एक सेल्समैन की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो एक सेल्समैन की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो है मेक सेल ऑफ असाइंड प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी उनको प्रोडक्ट दिया गया है या सर्विस दिया गया है बेचने के लिए, तो उसको बेचना जो है उसकी ड्यूटी में आता है। परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लोकेशंस। जो भी उसको ड्यूटीज़ दी गई हैं, कहीं पे ट्रैवल करके जाना है, वहाँ पर जाके बेचना है प्रोडक्ट का, तो वो भी वो करेगा। बिल्स को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ बिल्स रिलेटेड टू सेल्स, और कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो उसको रिजॉल्व करना। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो बना के रखना है, उससे फीडबैक लेनी है। बाद में कोई अगर कस्टमर की कोई ग्रीवेंस है, क्वेरी है, तो उसको सॉल्व करना है। डेवलप एंड मेंटेन फर्म गुडविल। तो जो आपका बिहेवियर है वो एक फर्म की गुडविल को डिसाइड करता है। तो आपको जो है वो अपना एक तो फर्म का अच्छा गुडविल बनाना भी है और उसको मेंटेन भी करना है। कंट्रीब्यूट टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री जो है जो स्टॉक्स वगैरह मैनेज करते हैं, स्टॉक्स का इन आउट जो है वो भी आपको मैनेज करना है। इंश्योर प्रॉपर रिपोर्टिंग। जो भी आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स के बारे में पूरा डाटा आपको देना है। कितनी सेल्स हुई हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, आपको कितनी सेल्स क्लोज हो पाई, कितनी नहीं हुई, कितनी सेल्स का लॉस हो गया, सभी आपको डाटा जो है वो प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेल्समैन कितने टाइप की होती है, सेल्समैनशिप कितने टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप।
तो सेल्समैनशिप जो है मेनली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है होलसेलर सेल्समैन। जो भी सेल्समैन जो है वो होलसेलर को अपना प्रोडक्ट देता है, वो होलसेलर का सेल्समैन हो गया। जो मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता है वो हो गया मैन्युफैक्चरर्स का सेल्समैन। जो रिटेलर्स को फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं वो हैं रिटेलर्स के सेल्समैन। और कोई स्पेशल टाइप का अगर इक्विपमेंट है, जैसे कि कोई एक्सरे मशीन हो गई, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो कि डिफरेंट है और उसका स्पेशल काम है, वो उसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनको स्पेशलिटी सेल्समैन बोलते हैं। और उस टाइप की जो सेल्समैनशिप है उसको स्पेशलिटी सेल्समैनशिप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड कम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। तो क्रिएटिव और कम्पिटिटिव सेल्समैनशिप का मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें कि ये टॉपिक्स हैं जिनके हिसाब से क्रिएटिव सेल्समैनशिप में क्या होता है और कम्पिटिटिव में क्या होता है। जैसे कि सेल्स ऑब्जेक्टिव है, तो जो क्रिएटिव सेल्समैनशिप है उसमें नए आइडियाज़ के साथ हम जो है वो सेलिंग करते हैं। और जो कम्पिटिटिव है उसमें ओल्ड आइडियाज़ जो हैं अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, उसी में हम सेल्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। अप्रोच टू सेल्स, इसमें एक यूनिक और लेटेस्ट आइडियाज़ यूज़ होते हैं क्रिएटिव में, और कम्पिटिटिव में जो है वो रेगुलर जो टैक्टिक्स हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वही यूज़ करते हैं। और क्रिएटिव में जो है रिज़ल्ट जो है वो एक मतलब क्रिएटिव सेल्समैनशिप जब हम करते हैं तब जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्स के लिए, क्योंकि इसमें हम नए नए आइडियाज़ यूज़ करते हैं। और जो कम्पिटिटिव है उसमें हम जस्ट एक बार जल्दी से जल्दी हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो इसमें कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं बनता है। और इसमें ऑप्शन ऑफ स्टार्ट, इसमें क्या है, इसमें क्रिएटिव में हम जो है वो यूज़र के ऊपर जो है, बायर के ऊपर जो है एक डिज़ायर क्रिएट करने में हमारा फोकस होता है। यहाँ पे हमारे पास जस्ट सेल्स को इंक्रीज़ करने का और टर्नओवर का मेंटेन करने में फोकस होता है। कवरेज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इनकैप्सुलेट कम्पिटिटिव सेल्समैनशिप एज वेल। तो क्रिएटिव सेल्समैनशिप में जो है एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कम्पिटिटिव भी आ जाता है, लेकिन जो कम्पिटिटिव है उसमें क्रिएटिव नहीं आता, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सिंपल जो हम नॉर्मल तरीके से जो बेच रहे होते हैं उसी आइडियाज़ और उसी तरीके को यूज़ करके हम कोई भी नया एक्सपेरिमेंट हम इसमें नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड कम्पिटिटिव सेल्समैनशिप, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कई बार पेपर में जो है वो ये आ जाता है सेल्स प्रोसेस की जगह क्रिएटिव सेलिंग प्रोसेस के बारे में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ क्रिएटिव सेलिंग प्रोसेस। तो जो क्रिएटिव सेलिंग प्रोसेस है या सेलिंग प्रोसेस है वो सेम ही है, आपको सेम पॉइंट्स वही लिखने हैं जिसमें जैसे कि आपने पहले लिखे थे। और उसमें सेल्स प्रोसेस के जो पॉइंट्स हैं वो सेम आपको वही पॉइंट्स उसमें लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेलिंग ऑफ द बिजनेस यूनिट, इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेशन। तो सेल्स में जितने भी आपके रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन करने का, ट्रेनिंग करने का, उनको सही इक्विपमेंट देने का, उनको टास्क असाइन करना, उनको राउट करना है, उनको सुपरवाइज़ करना है, उनको पेमेंट देना और उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छे से अच्छे सेल्स करें, इस सारे प्रोसेस को हम जो है वो सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है या किसी कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है अटेन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अगर हमारा सेल्स मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। एड्स इन बेटर प्लानिंग, तो अगर हम अच्छे से सिलेक्शन कर रहे हैं और अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारी जो रिपोर्टिंग होगी वो भी अच्छी होगी, और रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो हमारे पास डाटा अच्छा होगा, डाटा अच्छा होगा तो हम प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, और अगर हम प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो हमारी सेल्स जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैक्सिमाइजेज द सेल्स, फास्टर स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। जो अगर हम सेल्स अच्छे से कर रहे हैं, हमारा स्टाफ जो है वो अच्छे से वेल ट्रेंड है, वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो हमारी रिलेशनशिप जो भी है वो भी कस्टमर के साथ जो है वो भी अच्छी रहेंगी, और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो भी अच्छे से यूज़ हो पाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट यही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और जब हम अच्छे से रिक्रूट कर रहे हैं, अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे से इक्विप कर रहे हैं, उनको टास्क असाइन कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो टीम बनेगी वो भी अच्छी टीम बनेगी।
तो डेवलप्स अ रिजल्ट ड्रिवन सेल्स फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट प्लानिंग में हमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ सेल्स फोर्स रिक्रूटमेंट में। तो जो सेल्स फोर्स है उसकी रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे पास कितने टाइप के सोर्सेज हैं? तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर करना है, वहाँ से हमको जो प्रोस्पेक्टिव हमारे सेल्स फोर्स है उनके बारे में डिटेल्स मिल सकती हैं। हम कैंपस इंटरव्यू कर सकते हैं। हम कंपटीटर्स की सेल्स फोर्स को, कई बार हम जो हमारी कंपटीटर कंपनीज़ हैं वहाँ की सेल्स फोर्स को हम अपने पास लेके आ जाते हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि उनको काम पहले से आता है, तो उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती, उसको पोचिंग भी बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, मतलब रैंडम एप्लीकेशंस हमारी कंपनी में कई बार आती रहती हैं, जिनमें से कि हमें लगे कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन सूटेबल है हम उनको भी बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए और उसको रख सकते हैं। और वेबसाइट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, वेब सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आजकल लिंक्डइन वगैरह कई सारी ईमेल वाली ये हैं रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। और इंटरनल सोर्सेज में हमारा एम्प्लॉय मूवमेंट आ जाता है, जैसे कि हमारा कोई जूनियर सेल्समैन है उसको हम सीनियर बना देंगे तो सीनियर की जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, तो वो भी एक सेल्स फोर्स का जो रैंक्स है उनको फिल करने के लिए एक सोर्स बन जाता है। और जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके रेफरल से भी हम नए सेल्स फोर्स जो है उसको रिक्रूट कर सकते हैं। आपको जो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसके बारे में दो तीन लाइनें आपको अपने से लिखनी है। जैसे कैंपस इंटरव्यूज़ में आप लिख सकते हो कि जो कंपनीज़ हैं वो कैंपस में जाती हैं और वहाँ पे जाके इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद जो है वो अपने लिए जो भी सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको हायर कर लेते हैं। तो आपको 2-3 लाइनें जो है वो एक्स्ट्रा लिखनी है और कोशिश करना है कि आपको 4 से 5 पेज एक क्वेश्चन में भरने हैं, तभी आपको जो है वो मार्क्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स। इसका जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, जब जिसमें हम कि जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो सेल्समैन हम जिनको हम रखने वाले हैं, उनके साथ हम एक टेलीफोनिक या फिर वर्बल इंटरव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम बेसिक चीज़ें, बेसिक क्वेश्चंस उनको पूछते हैं, उनकी सूटेबिलिटी को चेक करते हैं। जब हमें लगता है कि प्री स्क्रीनिंग करने के बाद, जो प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट्स हमें सूटेबल लगते हैं उनसे हम एक फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, उसमें उनका सारा बायोडाटा वगैरह मांगते हैं। तो जो बायोडाटा है उसको फिर लेके फिर हम नेक्स्ट स्टेप में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इंटरव्यू जो है वो भी 3-4 टाइप का इंटरव्यू होता है। एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड रहता है और एक स्ट्रेस्ड इंटरव्यू रहता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसमें क्वेश्चंस पहले से डिसाइडेड रहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में कोई भी क्वेश्चन डिसाइडेड नहीं रहता है, उसमें देन एंड देयर हम जो है वो कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में जो है वो कुछ क्वेश्चन प्री डिसाइडेड रहते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन के हिसाब से पूछे जाते हैं, और उसका जो कैंडिडेट का रिस्पांस है वो चेक करते हैं कि वो हमारे हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो अच्छा रिस्पांस दे रहा है, हमारे जो हमने जो सोचा था उसके हिसाब से वही बोल रहा है, तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में उनको कुछ कंडीशन दी जाती है, स्ट्रेस सिचुएशन दी जाती है, जिसको चेक किया जाता है कि वैसे उस स्ट्रेस सिचुएशन में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इंटरव्यू के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिलेक्शन के टेस्ट हैं, जो रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, जिसमें कि मेंटल इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड चेक करते हैं हम कैंडिडेट के इंटरेस्ट को चेक करते हैं, उसका IQ वगैरह चेक किया जाता है। ये सब सिलेक्शन टेस्ट में आता है। जब सिलेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम उनके रेफरेंस जो उन्होंने दिए हुए हैं उनके रेफरेंस को क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद उनका मेडिकल होता है, उसके बाद उनको जो है टर्म्स ऑफ सर्विस बताई जाती है, जो उनकी पे, सैलरी वगैरह, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी और क्या क्या उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं इस जॉब से, वो हम उनको बताते हैं। वो पूरे जो है वो फाइनलाइज़ किया जाता है। वो सब फाइनलाइज़ होने के बाद जो है फिर वो नेक्स्ट स्टेप में हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद जब कैंडिडेट हमारे पास पहुंच जाता है तो उसको फिर हम अपनी कंपनी में सोशलाइज़ कराते हैं और उसको अपनी कंपनी का टूर दिलवाते हैं, उसको कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में बताते हैं और उसको अपने साथ एसिमुलेट कर लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो एक सेल्स फोर्स को सिलेक्शन करने के लिए चाहिए हमें।
तो अगर आपको सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आता है और उसके स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो लिखने हैं, 9 स्टेप्स, और थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो है बाइंग मोटिव्स। तो बाइंग मोटिव्स क्या होता है कि जो इंसान है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल अर्ज होती है, इच्छा होती है, जो कि उसको ख़रीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए इंस्पायर करती है, उसको हम बाइंग मोटिव कहते हैं, जिससे कि उसकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो पाएँ। तो इसका जो डेफिनेशन वो रहेगा, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अर्ज विच इंस्पायर्स द कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। बाइंग मोटिव इज़ द डिज़ायर, स्टिमुलस, थॉट, अर्ज, इंस्टिंक्ट, फीलिंग दैट मेक्स अ बायर टू बाई अ कमोडिटी। तो जो भी इंसान के अंदर जो अर्ज होती है, डिज़ायर होती है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, उसको हम बाइंग मोटिव बोलते हैं। तो जो बाइंग मोटिव का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस है उसमें आता है कि जैसे आपको अगर बायर का मोटिव क्या है, उसका ख़रीदने के पीछे क्या रीज़न है वो अगर पता हो तो आप अपना जो है सेल्समैनशिप को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं यूज़र के हिसाब से। और प्रोडक्ट को, जैसे किसी कस्टमर के नीड्स के बारे में आपको पता है कि उसको क्या क्या चाहिए, तो आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, सो दैट आपके कस्टमर की नीड जो है वो फुलफिल हो पाए। और अगर आपको बाइंग मोटिव पता है तो आप प्राइसिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं प्रोडक्ट की। और प्रमोशन में आपको कैसे किस तरह का स्ट्रेटजी अपनानी है वो आप बाइंग मोटिव अगर आपको पता है तो आप उसको अपने प्रमोशन मिक्स को उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको बाइंग मोटिव के बारे में पता है कि वो कस्टमर क्यों ख़रीदना चाहता है उस चीज़ को, अगर ये आपको पता होगा तो आप उसको जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप बाइंग मोटिव्स को जानते हैं और आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके मोटिव्स के हिसाब से, तो उससे जो है फर्म की गुडविल जो है वो भी अच्छी बनती है, तो कंट्रीब्यूट टू फर्म्स गुडविल। और बाइंग मोटिव को जानने के बाद ऑब्वियसली आप कस्टमर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, तो इससे कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी भी जो है वो अच्छे बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स। ये कभी कभी शॉर्ट आंसर्स में भी आ जाता है, तो इसमें मैंने एक छोटा सा टेबल बना के दिया है, इसको आप लिंक बना सकते हैं टेबल को और बाद में उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाइंग मोटिव बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड होता है, पैटर्नेज बेस्ड होता है। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब कि प्रोडक्ट को देखते हुए जो है प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा जो बाइंग मोटिव है अगर वो डिसाइड हो रहा है तो उसको प्रोडक्ट बेस्ड बोलेंगे। पैटर्नेज मतलब किसी कंपल्शन की वजह से, कि जैसे कि कोई दुकान आपके पास है, शॉप आपके पास है, वो क्रेडिट फैसिलिटी देती है, तो इस टाइप की जो लिंकेजेस, रिलेशनशिप टाइप का जो मोटिव है उसको हम पैट्रोनेज, रिलेशनल और पर्सनल चॉइस टाइप का जो मोटिव होगा उसको पैट्रोनेज बोलते हैं। इन दोनों में भी फिर अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, रैशनल आ जाता है, फिर इमोशनल मोटिव आ जाता है। रैशनल मोटिव में हम जब किसी प्रोडक्ट को लॉजिकली देखते हैं, लॉजिकली उसका प्राइस वगैरह सब चेक करते हैं, तो उसको हम जो है वो रैशनल बोलते हैं। और अगर कोई हमारा मतलब इच्छा की वजह से इमोशनल कनेक्ट है कि उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो उसको हम इमोशनल मोटिव बोलेंगे। पैट्रोनेज में भी अगर हम किसी रिलेशनल या पर्सनल चॉइस की वजह से कहीं से ख़रीद रहे हैं, फिर भी हम उसमें लॉजिक लगा के ख़रीद रहे हैं, तो उसको हम रैशनल बोलेंगे। रैशनल पैट्रोनेज में रैशनल लॉजिकल जो है वो बोलेंगे बाइंग मोटिव। और इसमें भी अगर हम इमोशनल होकर किसी से ख़रीद रहे हैं तो उसको हम इमोशनल बाइंग मोटिव बोलेंगे। तो ये जो है आप टेबल बना सकते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉर द सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन को मोटिवेशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो बेसिकली जो हमारी 2 टेक्निक्स हैं, एक फाइनेंशियल मोटिवेटर्स रहते हैं, एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स रहते हैं। तो जो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं उसमें आ जाएगा आपका, जैसे आप सैलरी दे रहे हैं तो रिम्यूनरेशन जो है, सैलरी पे जो है वो उसको हम फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में काउंट करते हैं। हम अपने सेल्समैन्स को जो बोनस देते हैं ताकि वो अच्छे से काम करें और मोटिवेट होकर काम करें, तो वो भी जो है वो फाइनेंशियल मोटिवेटर में आएगा। कमीशन हम सेल्समैन को दे सकते हैं, प्रमोशंस दे सकते हैं, और फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे कि अकोमोडेशन वगैरह हम उनको दे दें, और
कुछ भी पर्क्स जो हैं इसके अलावा, सैलरी के अलावा कोई भी हम उनको पर्क्स दे रहे हैं तो उनको फ्रिंज बेनिफिट्स में काउंट करेंगे। और ये फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं क्योंकि इसमें जो है वो पैसा इन्वॉल्व है, इनको डायरेक्टली जो है वो मनी हेल्प मिलता है। नॉन फाइनेंशियल में जिसमें भी हम उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, मनी हेल्प नहीं दे रहे हैं, तो वो जो है वो नॉन फाइनेंशियल में ऐसे आ जाएगा। जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, अगर हम उनको जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं कि भाई आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, आपकी जॉब सिक्योर है, तो वो भी उसके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। कोई चैलेंजिंग काम दें उनको जिससे कि उनको अंदर से आए कि हाँ भाई ये जो है वो इसमें मज़ा आएगा काम करने में, तो वो भी एक मोटिवेटर की तरह काम करेगा। उनको अवार्ड्स रिकॉग्नाइज़ करना, उनके काम को उनको प्रेज़ करना सबके सामने, तो रिकॉग्निशन जो है वो भी काम करता है एक सेल्समैन को मोटिवेट करने के लिए। और उनको उनके लिए प्रमोशंस, एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करवाना उनका, तो वो भी एक मोटिवेशन की तरह ही काम करेगा। उनको और ज़्यादा एम्पावर करना है छोटे छोटे डिसीजंस लेने के लिए, तो वो भी एक सेल्समैन को जो है वो मोटिवेट करेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन टेक्निक्स क्या हैं, तो आपको 2 तरह से लिखना है और इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रिम्यूनरेशन लिखा है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जो सैलरी वगैरह हम उनको पे करते हैं, द सैलरी पे टू द सेल्समैन इज़ नोन एज रिम्यूनरेशन एंड इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल मोटिवेटर। और बोनस के बारे में भी लिख सकते हैं, कमीशन के बारे में भी लिख सकते हैं। तो दो 3 लाइन लिखेंगे आप, तो ये आपके 10 पॉइंट्स है। अगर 2 लाइन भी लिखते हैं तो 20 से 25 लाइन जो आपके वो इसी में फिल हो जाएंगे। जो आपका टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और वही सेम है, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, प्लानिंग, सेल्स कॉल जो जिसको हम प्री अप्रोच बोलते हैं, उसके बाद अप्रोच करना है प्रोस्पेक्ट को, उसके बाद प्रेजेंटेशन देना है सेल्स का, फिर ऑब्जेक्शंस को डील करना है, उसके बाद सेल को क्लोज़ करना है, मतलब कि बेच देना है प्रोडक्ट को हमने, उसके बाद फॉलोअप और फीडबैक लेना है। तो सेल्स प्रोसेस का अगर आपको आता है तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्सप्लेन करना है। अपने ओन वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको श्योरली मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज़। तो अगर आपको पूछा जाता है कि प्रोस्पेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी क्या कैटेगरीज़ हैं और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं इनको इन प्रोस्पेक्ट्स को डील करने के लिए, तो स्ट्रेटजी मतलब कि प्रोस्पेक्ट को कैसे डील करना है। अगर आप कोई सेल करने जा रहे हैं और जो कस्टमर है उसको अलग अलग तरह के डाउट्स रहेंगे, तो उसको आप कैसे डील कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो पर्सनल सेलिंग, जैसे कि आपको पता है कि पर्सनल सेलिंग एक 2 वे कम्युनिकेशन है और अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हमको मिलते हैं, तो हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं कस्टमर्स को डील करने के लिए। तो जैसे फर्स्ट हमारा है एक स्केप्टिकल प्रोस्पेक्ट। ये जो है वो ये प्रोस्पेक्ट मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से हिंट्स लिखे हैं कि ये किस टाइप के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये इस पे आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन बना के जो है वो लिखना है। तो स्केप्टिकल प्रोस्पेक्ट वो हैं जो मतलब रिजर्व टाइप के बंदे हैं, उनको हमेशा डाउट ही रहते हैं, तो इनको बहुत ही प्यार से हैंडल करना है, इनको अच्छे से इनके डाउट्स क्लियर करने हैं और अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो है वो हो सकता है कि ये एक सेल हमारे लिए हो जाए। साइलेंट प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इनको जो है वो इनको भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इनको हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है कि मतलब हमें थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चंस उनको पूछने पड़ेंगे, इनको कोई डाउट है तो वो क्लियर करना है। ओपिनियनेड प्रोस्पेक्ट मतलब इनके पास पहले से एक प्रायर ओपिनियन, सेट ओपिनियन है इनकी प्रोडक्ट के बारे में, तो इनको भी थोड़ा सा अच्छे से हमको हैंडल करना पड़ेगा। इनकी ओपिनियन जो है उसको कामली जो है वो इनकी ईगो को सेटिस्फाई करते हुए इनकी जो प्रायर ओपिनियन है उसको डिसलॉज करके इनको एक नया ओपिनियन दिलाना है। प्रोक्रास्टिनेटर है जो मतलब परचेज को डिले करता है, तो इसमें हमें अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दे के और जल्दी से जल्दी जो है वो सेल क्लोज करने की कोशिश करनी है, इनको गैप नहीं देना है। इम्पल्सिव प्रोस्पेक्ट मतलब कि इनके पास कोई पेशेंस नहीं होती है, तो हमें जल्दी से जल्दी अपना जो है वो प्रेजेंटेशन ख़त्म करना है और इनको सेल क्लोज करने की कोशिश करनी है। मेथोडिकल है कि जो डिटेल्स में इंटरेस्टेड रहता है, मतलब इनको छोटी छोटी डिटेल्स में घुस जाना है, तो ये ज़्यादा टाइम हमारा खा सकते हैं, तो हमें अपना प्रेजेंटेशन को स्टिक करना है और सेल को क्लोज करने की कोशिश करनी है। टीमिड एंड कॉशियस मतलब ये अनकंफर्टेबल टाइप के बंदे हैं, ठीक है, कॉशियस टाइप के बंदे हैं, तो इनको भी थोड़ा अच्छे से प्यार से हैंडल करके इनको इनका जो कॉशन है, इनका जो डर है उसको थोड़ा सा
साइडलाइन करते हुए अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके उन सेल को क्लोज करने की कोशिश करनी है। टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उनकी बातों में नहीं आना है, और हमें अपनी सेल्स की जो प्रेजेंटेशन है उसको वहीं तक स्टिक रहना है, और इसको जो है वो अच्छे से समझा के और बेचने की कोशिश करनी है। चिप ऑन द शोल्डर मतलब ये बहुत ही एटीट्यूड वाले बंदे हैं, तो इनको एटीट्यूड को जो है वो थोड़ा सा प्यार से समझा के और कंट्रोल में रख के अपने अच्छे से डाउट क्लियर करके हम उनको अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। तो ये है हमारा जो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट। तो 9 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, तो इनको आपको लिखना है और थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट हमें ऑब्जेक्शंस, प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रोस्पेक्ट को ऑब्जेक्शंस हैं, तो उस ऑब्जेक्शंस को हमें कैसे हैंडल करना है, क्या क्या किस टाइप के मेथड्स हैं, तो किस टाइप की अप्रोचेज़ है हमारी, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए जब कोई प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस करता है, उसको कुछ डाउट्स हैं। तो पहली अप्रोच है येस बट अप्रोच। तो उसकी जो है मतलब उसकी ऑब्जेक्शन के साथ आपको अग्री करना है और जेंटली उसकी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, और अपना जो है वो आपको जो मतलब आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन है उस ऑब्जेक्शन के लिए वो उसको अच्छे से समझानी है ताकि उसकी ऑब्जेक्शन जो है वो चली जाए। काउंटर बैलेंस मेथड, जो वैलिड ऑब्जेक्शन है उसको एक अलग से एडवांटेज ऑफर करके कि हमारा प्रोडक्ट, अगर कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है, तो उसका कुछ अच्छी चीज़ जो है वो उसका जो दूसरा एडवांटेज है वो हमें बता के इसको ऑफसेट करने की कोशिश करनी है। डिनाइल मेथड, पोलाइटली एंड फर्मली डिनाई इनवैलिड ऑब्जेक्शन से, मतलब अगर कोई जो प्रॉस्पेक्ट है वो कोई ऐसी ऑब्जेक्शन दिखा रहा है जो कि इनवैलिड है, आपको पता है कि ये मतलब एक्चुअल में ये कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो आप प्यार से और आराम से जो है वो उसको समझा सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो उसको बोलते हैं डिनाइल मेथड। क्वेश्चन मेथड जो है वो उसमें क्या है, आप जो ऑब्जेक्शन है उसको डिफ्लेट कर सकते हैं बाय क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो आप उसको दोबारा से उसी के क्वेश्चन को दोबारा से घुमा के उसको पूछ के और उसका जो क्वेश्चन है उसको डिफ्लेट कर सकते हैं। फेलियर टू हेयर मेथड, समटाइम्स जो है वो कोई बेकार सी कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उसको मतलब अनसुना करना भी एक मेथड है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। बूमरैंग मेथड है, मतलब कि जैसे कि बूमरैंग ये होता है कि मतलब आपकी फेंकी हुई चीज़ वापस आपके ऊपर आ गई, तो उसको बोलते हैं बूमरैंग। तो क्वेश्चन जो रेज है कई बार वही परचेज़ करने का एक रीज़न बन जाता है, तो इस टाइप के जो मेथड हम यूज़ करते हैं अगर डील करने के लिए, तो उसको हम बूमरैंग मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन हमें आ सकता है वो है व्हाट इज़ सेल्स प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, और उसके एक अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है अ टॉक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट द सेल्स पर्सन इज़ ट्राइंग टू सेल। जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में देते हैं एक प्रोस्पेक्टिव बायर को, जब आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, तो जो आप प्रोसेस वो उस टाइम पे कर रहे हैं उसको सेल्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और एक अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो एक अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन में या डिमॉन्स्ट्रेशन में जो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सी एक लोकेशन में होना चाहिए, जो कि मतलब विजिबल हो, लोगों को जिसको आप बेचना चाहते हैं उनको अच्छे से विजिबल होना चाहिए। पैकेजिंग जो है वो एक साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है पैकेजिंग को, तो अच्छी पैकेजिंग होगी तो ऑब्वियसली जो आपका बायर है वो उसको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। तो सेल्समैन है, जो सेल्स पर्सन उसको बेच रहा है, उसको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको खुद से नॉलेज अच्छी होगी और वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान पाएगा, तभी वो अपने बायर को जो है वो अच्छे से उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाएगा, और अच्छे से बता पाएगा तभी वो प्रोडक्ट जो है वो बायर ख़रीदेगा। कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी कंपटीटर के प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर नहीं करने हैं, उनको इंफीरियर नहीं बताना है। आप अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस बता सकते हैं, बट आपको कोशिश करना है कि दूसरे के प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ ना करें, वो एक नेगेटिव हो जाता है। और अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो आप जो है डिसीजन मेकिंग भी जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर अच्छी प्रेजेंटेशन है तो उसमें ऑब्वियसली फैसिलिटेशन हो जाएगा डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं तो यूज़र के लिए, बायर के लिए जो है वो ज़्यादा
टाइम नहीं लगेगा डिसीजन लेने के लिए, आराम से वो डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको सेल्स प्रेजेंटेशन या डेमोंस्ट्रेशन के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है सेल्स प्रेजेंटेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहला स्टेप है जो सेल्स प्रेजेंटेशन में हमें बायर की अटेंशन को अट्रैक्ट करना है। तो अटेंशन को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हमने कोई अच्छा सा मॉडल जो है वो मतलब डिस्प्ले किया हुआ है उसका, तो बायर ऑब्वियसली अगर वो अच्छी जगह पे रखा हुआ है और सबको दिख रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। सेकेंड स्टेप है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करना है बायर के बीच में उस प्रोडक्ट के बारे में, सो दैट कि वो उसके बारे में और पूछे और उसके बीच में एक डिज़ायर आ जाए कि वो ख़रीदने की कोशिश करे उसको। तो 3 स्टेप्स हो जाएंगे, पहले हम अट्रैक्ट करेंगे अटेंशन, फिर हम उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे बायर के बीच में, फिर उसमें डिज़ायर का अराउज करने की कोशिश करेंगे, जगाने की कोशिश करेंगे, फिर उसको ख़रीदने के लिए कन्विक्शन आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि उसको कन्विक्शन बिल्ड करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी फीचर्स जो हैं वो उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत अच्छे हैं, सो दैट वो सेल वो क्लोज़ कर ले। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन। तो टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन में ये क्वेश्चन बहुत कम आता है फिर भी, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ के जाएंगे तो सही है कि कैंड प्रेजेंटेशन रहेगी। ये प्रेजेंटेशन उस टाइप की प्रेजेंटेशन है जिसमें कि एक मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस टाइप की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और इस टाइप की प्रेजेंटेशन ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती है जो सेल्समैन मतलब कि एक न्यू सेल्समैन भी है तो वो उसको आराम से प्रेजेंटेशन दे सकता है। ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन में जो है वो एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो इस प्रेजेंटेशन को देते हैं, और ये प्रेजेंटेशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है इन कंपेयर टू कैंड प्रेजेंटेशन में। और थर्ड जो है वो टेलर प्रेजेंटेशन है। यूज़र के हिसाब से अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, यूज़र की नीड्स को देखते हुए उसको टेलर किया हुआ है, कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो उसको टेलर प्रेजेंटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में रिपीट हो चुका है। इसमें है कि सेल्स को क्लोज़ करने की कितनी टाइप की जो है वो टेक्निक्स होती हैं। तो जो फर्स्ट टेक्निक है हमारी चॉइस क्लोज़। तो जब हमें पता है कि अभी हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई है और हम जो है वो मतलब सेल क्लोज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हम उनको जो बायर्स हैं उनको अलग अलग टाइप से हिंट्स देते हैं, सो दैट कि वो अपना जो है वो डिसीजन हमें बता सके कि वो मतलब प्रोडक्ट ख़रीदने में इच्छुक है भी कि नहीं है। तो जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं इसके लिए सेल्स को क्लोज करने के लिए, उसमें फ़र्स्ट टेक्निक जो है वो चॉइस क्लोज है। तो इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली ना पूछ के हमको दो आइटम्स के बीच में चॉइस देते हैं कि जैसे कि आपको कौन सा मॉडल लेना है वॉशिंग मशीन का। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के ना आंसर ना लेने की बजाय हम उसको मतलब अलग टाइप से पूछते हैं। तो दो चीज़ों की चॉइस है, जैसे कि 2 मॉडल हमारे पास, हम पूछेंगे कि आपको कौन सा मॉडल लेना है, ये वाला कि ये वाला। तो वो ना नहीं बोलेगा, हमें बता सकता है कि मुझे ये वाला मॉडल लेना है या मुझे इससे बेटर मॉडल चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो खरीद सकता है। तो माइनर पॉइंट्स क्लोज नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्निक है वो है माइनर पॉइंट्स क्लोज। जैसे कि कंफर्मेशन लेना है माइनर पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि हम पूछ सकते हैं उनको कि किस कलर का आपको चाहिए, इस टाइप का कोई भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें पूछ के हमें हिंट लेना है कि वो ख़रीदना चाहता है कि नहीं ख़रीदना चाहता है। एक है अजम्पटिव क्लोज। अजम्पटिव क्लोज में हम अज्यूम करते हैं कि वो ख़रीदने वाला है इस चीज़ को, और हम पूछते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो वो बता देगा कि हाँ मुझे कैश क्रेडिट से देना है या मैं नहीं ख़रीदना चाहता हूँ। तो हम ना सुनने की बजाय हम जो है वो उसको अज्यूम करते हैं कि हाँ ये ख़रीदने वाला है, तो उसको अजम्पटिव क्लोज को बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स में हम उनको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि जिससे कि वो मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दे दे, तो उस टाइप के क्लोज को हम बोलेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स। समरी क्लोज में जो है हम बायर को, प्रोस्पेक्टिव बायर को सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में पूरा बता देते हैं और उनके लिए इजी कर देते हैं डिसीजन को लेना कि इसका ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, और वेट करते हैं कि वो हमें बताए कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ कि नहीं लेना चाहता हूँ। स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज जो है उसमें मतलब हमें पता रहता है कि ये बायर एक बार निकल गया तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा, इसकी मतलब कुछ
एनवायरमेंटल या फिर सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वापस नहीं आएगा, तो हम उसको देन एंड देयर जो है वो चाहते हैं कि वो डिसीजन ले ले। तो इस टाइप के क्लोज को बोलते हैं स्टैंडम रैंडमली क्लोज, स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज। और नेक्स्ट जो है वो स्पेशल डील क्लोज, मतलब कुछ टाइप के कस्टमर्स होते हैं जो मतलब कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, तो उसको कुछ अलग से ऑफ़र दे के मतलब बता के कि ये बेस्ट डील हमारी है, इस टाइप की स्पेशल डील कोई दे के, तो उसको टाइप के क्लोज को बोलेंगे स्पेशल डील क्लोज। सक्सेस स्टोरी क्लोज, एग्जांपल जो पास्ट कस्टमर्स के जो अच्छे एक्सपीरियंसेस के बारे में उनको बता के उसको सक्सेस स्टोरी की तरह बता के भी हम उसको क्लोज़ करने का एक टेक्निक है, तो इसको बोलेंगे सक्सेस स्टोरी क्लोज। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है क्लोजिंग ऑन रेजिस्टेंस। जो प्रोस्पेक्टिव बायर की रेजिस्टेंस को उसको रीज़न में कन्वर्ट करना परचेज के लिए, तो इस टाइप की टेक्निक को हम बोलेंगे क्लोजिंग ऑन रेजिस्टेंस। और टर्नओवर क्लोज में है कि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस जो है वो मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो सेल्समैन है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या फिर उससे मतलब विन ओवर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है कि अपनी सेल्स टीम में जो दूसरा बंदा है उसको हैंड ओवर कर देता है कि भाई अब आगे से जो है नेक्स्ट जो है आपको मेरे सीनियर बताएंगे। तो इस टाइप का क्लोज जो है वो टर्नओवर क्लोज बोलते हैं। नेक्स्ट जो है कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मतलब कई बार होता है कि हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो हम मुड़ के आगे निकल जाते हैं, तो पीछे से फिर वो आवाज़ देता है कोई कि हाँ भाई ये 10 रुपये सस्ती ले लो। तो इस टाइप का मतलब प्रिटेंड टू लीव क्लॉज जो है वो इस टाइप का क्लॉज है कि हम उठ के जाने की मतलब उठ के जाने का नाटक करते हैं, और लेकिन हमारा ध्यान जो है वो बायर की तरफ ही रहता है और हम टाइम देते हैं उसको डिसीजन लेने के लिए। तो इस टाइप के क्लोजिंग को जो बोलेंगे प्रिटेंड टू लीव क्लोज। तो नेक्स्ट जो है वो पप्पी डॉग क्लोज। तो इसमें जो है हम प्रोडक्ट को जो है वो प्रोस्पेक्टिव बायर को यूज़ के लिए दे सकते हैं, सो दैट कि जब वो एक बार उस प्रोडक्ट को यूज़ कर ले तो उसके साथ बाइंड हो जाए और उसको पार्ट करना जो है वो मुश्किल लगे। इसमें लेकिन हमें जो प्रोडक्ट है हमें अपने प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो है इसको यूज़ करने के बाद इसको आदत पड़ जाएगी और ये इसको छोड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट जो है वो नो रिस्क क्लॉज है। नो रिस्क क्लॉज में जो है वो जैसे हम कई बार कई प्रोडक्ट्स के बारे में बोल देते हैं कि ये प्रोडक्ट आप लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम पैसे वापस कर देंगे, तो आपका तो कोई नुकसान है नहीं इसमें, तो आप इसको लेके जा सकते हैं। तो वो भी एक टाइप का क्लोजिंग टेक्निक है, उसको बोलते हैं नो रिस्क क्लोज। तो लॉस सेल क्लोज है जो ये सबसे लास्ट क्लोजिंग टेक्निक है। इसमें जो है हम बता देते हैं बायर को कि हमने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर मतलब इतना कुछ बताने के बाद भी अगर सेल क्लोज नहीं हो पा रही है तो हमें पता होता है कि अब ये ख़रीदने वाला तो है नहीं। तो उसमें हम पूछ लेते हैं बायर को कि मतलब क्या इसमें और अच्छा होता तो आप इसको ख़रीद लेते, तो उसको बोलते हैं लॉस सेल क्लोजिंग टेक्निक। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो क्लोजिंग की टेक्निक्स हैं, ये आपको लिखनी है जब आपका पेपर में आता है। ऑलरेडी 10 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है, 10 से 20 मार्क्स का आ चुका है ऑलरेडी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है वो है सेल्स रिपोर्ट के बारे में और क्या इंपॉर्टेंस है सेल्स रिपोर्ट की। तो सेल्स रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारी सेल एक्टिविटीज़ विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमने क्या क्या सेल्स एक्टिविटीज़ की हैं उसको जब एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको सेल्स रिपोर्ट कहते हैं। इसको सेल्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको सेल्स डॉक्यूमेंट के बारे में बोलता है तो भी आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है कि जो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हम उनको एवेल्यूएट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हमको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, मतलब कौन से फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे और जिनमें हमें ज़्यादा पैसा बन रहा है। सेकंड है जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे स्लो पेस प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो उसके बारे में अगर हमें कोई स्ट्रेटजी चेंज करनी है या फिर उन प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है या उनको चेंज करके दोबारा मार्केट में लेके आना है तो वो भी हम कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, ये तो हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम कौन सा प्रोडक्ट रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है। और हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर, सबसे ज़्यादा हम किन कस्टमर से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और सेल्स रिपोर्ट से हम नेक्स्ट जो है वो फाइंडिंग मोर सूटेबल प्रॉस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब किन किन कंडीशंस में जो है वो हमें ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, कोई अलग से कोई मतलब सीज़न है जिसमें ज़्यादा सेल्स हो रही हैं
या फिर और भी कौन कौन से सूटेबल हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको जानने के लिए हमें सेल्स रिपोर्ट की बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सेल्स रिपोर्ट या सेल्स डॉक्यूमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। एक फर्स्ट हो गया प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट। तो हमारी जितनी भी सेल्स हुई हैं उनकी कितनी प्रोग्रेस है मंथली या वीकली, उसको जो जो रिपोर्ट उसकी बनेगी उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट मतलब कि जैसे हम सेल्स हुए हैं उनका क्या वर्किंग प्लान है, हम सेल्स कैसे करेंगे इनकी, तो उसको बोलेंगे सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट में जो भी हमारा खर्चा हो रहा है सेल्स में, बोर्डिंग का, लॉजिंग का, ट्रैवलिंग का, वो एक्सपेंस रिपोर्ट में आ जाता है। न्यू बिज़नेस रिपोर्ट में मतलब हम नए नए क्या प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च करने वाले हैं, क्या नया बिज़नेस लॉन्च करने वाले हैं, हमने क्या बिज़नेस ऑलरेडी नया लॉन्च किया, नए प्रोडक्ट्स इस ड्यूरेशन में हमने लॉन्च किए थे जिनका कैसा मतलब परफॉर्मेंस रहा, वो रिपोर्ट जो है वो न्यू बिज़नेस रिपोर्ट में आएगा। लॉस सेल्स रिपोर्ट, जैसे कि पता है आपको, लॉस सेल्स मतलब कि जो सेल्स हमारी हुई नहीं, पूरा प्रेजेंटेशन देने के बाद भी वो सेल क्लोज नहीं हो पाई, तो उनकी रिपोर्ट्स भी रहती हैं। तो उनको हम देख सकते हैं कि कितनी हमारी सेल्स जो है वो हमारी मतलब जितनी प्रेजेंटेशन है वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो हमें पता चलेगा कि हमारा सेल्समैन कैसा है या हमारी सेल प्रेजेंटेशन में कुछ कमी है तो उसको क्या चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। और कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स रिपोर्ट मतलब ये कस्टमर्स की कितनी कंप्लेंट्स आई, उनको हमने कैसे एडजस्ट किया, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो इस डॉक्यूमेंट में रहेगी। तो इतने टाइप के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एथिकल सेलिंग और सेल्स एथिक्स। इस पर भी क्वेश्चन आता है पक्का। एथिकल सेलिंग में जितने भी मैंने आपको टॉपिक अभी तक बताए हैं इनमें क्वेश्चंस आ चुके हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है। तो आपको ये सारा पढ़ के जाना है। अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो श्योरली आपका 70 to 80% जो है वो मार्क्स आ सकते हैं और 90% आपका कवर हो जाएगा इसमें। तो एथिकल सेलिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ बिहेवियर स्टैंडर्ड्स दैट इंश्योर एवरी लीड प्रोस्पेक्ट कस्टमर इज गिवन ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, फेयरनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वैल्यू ओरिएंटेड, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट सेलिंग प्रैक्टिसेस। मतलब इसमें जो है वो आपको धोखाधड़ी नहीं करनी है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, फेयर रहना है, ऑनेस्ट रहना है और इंटीग्रिटी से बात करनी है। इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको एथिकल सेलिंग बोलते हैं। तो एथिकल सेलिंग में क्या क्या होता है? ऑनेस्टी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, इंटीग्रिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, हाई मोरल होता है, कॉन्शियस के साथ हम काम करते हैं, ऑनर होता है और फेयरनेस होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख दोगे तो ये काफ़ी हो जाएगा एथिकल सेलिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो आ चुका है एग्ज़ाम में वो है एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स या इश्यूज़ आते हैं। जो सेलिंग में एथिकल इश्यूज़ आते हैं, लीगल इश्यूज़ आते हैं। एथिकल मतलब कि मॉरल इश्यूज़ क्या आते हैं। तो कई बारी मतलब हम उल्टे सीधे तरीके से जो है वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो कि एथिकल नहीं है, उसको अनएथिकल बोला जाएगा। तो इश्यूज़ क्या क्या हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मतलब गलत बताना किसी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देना, गलत बताना उसके नेचर के बारे में, या फिर कोई चीज़ फैक्ट को हाइड करना और प्रोडक्ट को बेचना। तो ये जो है वो बार्ड है, ये आपको नहीं करना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आप एक कस्टमर को अलग प्राइस दे रहे हैं, दूसरे कस्टमर को अलग प्राइस दे रहे हैं, वो देना भी अनएथिकल माना जाएगा। ब्राइब करना किसी को, जैसे कि कुछ कमीशन एजेंट्स वगैरह होते हैं या इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो ऑफ़र करते हैं कि जो मेरी कमीशन का पार्ट होगा उसमें से 10% मैं आपको दे दूँगा, तो वो ब्राइबिंग में आएगा। तो ब्राइबिंग अनएथिकल है और एथिकल इश्यूज़ है। टाई इन सेल्स मतलब सेल्स में जो है वो उनको कुछ टाई अप करके या फिर कुछ पार्ट देना, वो भी गलत है। फॉल्स प्रॉमिसिंग और ओवर प्रॉमिसिंग मतलब गलत झूठ बताना कि ये प्रोडक्ट जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब एफिकेसी से ज़्यादा बताना या फिर गलत बताना, उल्टे सीधे प्रॉमिस करना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है आप बेच रहे हो, उसमें जैसे कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसमें आप ज़्यादा बता देते हो कि इसका कवरेज जो है वो इसमें 1 करोड़ का कवरेज मिलेगा, जबकि असली में कवरेज जो है वो 60 लाख का ही है, तो वो फॉल्स प्रॉमिसिंग में आएगा। हज़ार्डस और स्पूरियस प्रोडक्ट्स को बेचना भी अनएथिकल है। डिलीवरीज को टाइम पे नहीं देना अनएथिकल है। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ कमोडिटीज़, जैसे कि मतलब कमोडिटीज़ में ऐसा देखा गया है कि लोग होर्डिंग कर लेते हैं, जैसे टमाटर प्याज की होर्डिंग करके उसका रेट बढ़ा दिया जाता है, तो वो अनएथिकल है। ऑनलाइन सेलिंग फ्रॉड्स करना भी अनएथिकल है। क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचना, क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके बेचना अनएथिकल है। और किसी की प्राइवेसी का ध्यान ना देखते हुए उसके ऊपर चढ़ जाना है। मतलब प्राइवेसी को अगर आप
किसी की हिंडर करके अगर सेलिंग कर रहे हो तो वो भी अनएथिकल है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन सेलिंग। तो एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है सेलिंग में। तो अगर हमारे एथिक्स अच्छे होंगे, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होगा, तो हम अच्छी गुडविल बना सकते हैं कंपनी की। बिल्ड गुडविल ऑफ द कंपनी। सेकंड है गेन सोसाइटीज़ एक्सेप्टेंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर आपके एथिकल वेज में आप एथिकली आप अच्छे से मॉरली अच्छे से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी मिलेगी और गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलेगी। कस्टमर्स के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे और सेल्समैन को सेल्स को क्लोज़ करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, मॉरली आप सही हैं, आप इंटीग्रिटी से बात कर रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कस्टमर्स में ट्रस्ट भी बनेगा और कस्टमर्स का इंटरेस्ट जो है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा। तो अगर आपको आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन सेलिंग, तो आपको ये 6 पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है एसेंशियल स्किल्स ऑफ ए सेल्समैन। एक सेल्समैन में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो अगर एक सेल्समैन में लिसनिंग की स्किल नहीं है तो कस्टमर की नीड के बारे में नहीं जान पाएगा, कस्टमर के सोच के बारे में नहीं पता कर पाएगा, कस्टमर क्या सोच रहा है, तो वो अच्छे से उसको प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी नहीं कर पाएगा। एक सेल्समैन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो अच्छे से बता नहीं पाएगा, और अगर अच्छे से बता नहीं पा रहा है, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो सेल्स क्लोज करने में असमर्थ रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो एक मेजर पार्ट है सेल्स का या फिर सर्विसेज का। अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे तो वो क्यों खरीदेगा आपसे प्रोडक्ट। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परsuading स्किल। परsuading स्किल जो होती हैं कि किसी भी कस्टमर को जो है वो मतलब डिसीजन मेकिंग में उसको उकसा के ख़रीदने के लिए, मतलब उसको मनाना जो बोलते हैं ना, किसी को मनाना, परsuade करना, वो आपको आना चाहिए। अगर आप किसी को मना नहीं पा रहे हैं तो आप सेल कैसे क्लोज करेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कि आपके बिहेवियर, आपकी बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी जो वो भी एक अच्छी स्किल है जो कि कस्टमर को विन ओवर करने के लिए काम आती है। कस्टमर की आप कैसे सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने में आपकी बातचीत करने का क्या तरीका है, कैसे आप कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं सर्विसिंग के टाइम पे, तो वो भी एक स्किल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस का स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल मतलब कि आपको अलग अलग सेल्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स को अच्छे से बनाना, बाकी चीज़ें जो है सेल्स प्रोसेस से रिलेटेड उनको अच्छे से करना आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो ये सब अगर आपको स्किल्स पूछा जाए तो आपको ये 7 स्किल्स लिखनी है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमने कवर कर लिया। अगर आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 5 करने होते हैं। 99% चांसेस हैं कि आपके 5 क्वेश्चन तो इसमें से हम आ ही जाएंगे। तो अगर आप इसको पढ़ के जा रहे हैं लास्ट मोमेंट में तो आपके पास होने की तो फुल चांसेस हैं। थैंक यू।